अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के आज की इस बैठक में मैं हूं आपका मेज़बान अलीशर। आज की इस बैठक में हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका आज जन्मदिन है। वो शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को मारिज़ वजूद में लाने के लिए जिनकी एक तवील जद्दोजहद थी। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो एक ख्वाब था जिन्हें उन्हें अमली ताबीर पहनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ठान ली, और आज पाकिस्तान का दुनिया में एक जुदागाना अपना एक तशख़्ख़ुस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासत का जो आगाज़ था वो कांग्रेस से किया था, और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि बरसगीर में दो ही कौमें हैं और इन दो कौमों की जुदागाना तशख़्ख़ुस से इनकी सकाफ़त अलग है, इनके मज़ाहिब अलग है, इन दोनों कौमों का मुस्तकबिल एक नहीं हो सकता। और इस बात को महसूस करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की जदोजहद की का आगाज़ किया, और आज उन्हीं की जदोजहद की बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक वाज़ेह और मुनफरिद मकाम की हैसियत में है। आज की इस बैठक में हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जदोजहद, उनके वो अफ़कार, और फिर गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी थी, आज़ादी की जो जदोजहद थी, वहाँ के अकाबरीन ने जो गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राय से आज़ाद कराने की जो ठानी, जो एक जदोजहद की, कि उसका आपस में क्या मुमासलत है, उस पर भी हम बात करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद से गिलगित बल्तिस्तान को किस हद तक रहनुमाई मिली, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के शुरकाए गुफ्तगू में हैं जाफ़रुल्लाह साहब, जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। तवील एक सियासी इनके मसाफ़त है, जदोजहद इन्होंने की है सियासत में। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अशरफ सदा साहब, अदबी शख्सियत हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ख़ित्ता बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़, और बल्तिस्तान एक अदब के हवाले से बड़ा वसी ज़रख़ेज़ एक ख़ित्ता है। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं समीउल्लाह एडवोकेट साहब, कानून के तालिब इल्म हैं, कानूनदान भी हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान का जो आइनी तनाज़ुर है, जो तशख़्ख़ुस है, उस पर भी बड़ी इनकी एक जदोजहद है। इनके साथ चौधरी मुजाहिद फ़ारूक साहब हैं, जर्नलिज़म से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर सहाफ़ी, और गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी की जो जदोजहद थी उनको इन्होंने बहुत करीब से इन्होंने मुशाहिदा किया, उस पर इनके कई मकाले भी इन्होंने लिखे हैं। तो प्रोग्राम का गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जाफ़रुल्लाह साहब, आप चूँकि सियासत में आपकी एक तवील जदोजहद है, और आप गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी है उसके जो महरक़ात थे, वो जो जदोजहद थी, उसको आपने बहुत करीब से देखा भी है, आपने उस जदोजहद में आपका एक किरदार भी था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान को बनाने के लिए एक जुदागाना जो तशख़्ख़ुस उन्होंने पेश किया दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, तो उनके वो अफ़कार और उस जदोजहद से गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी की जदोजहद थी उस किस कदर मुमासलत रखती है, उस जदोजहद का यहाँ पे कितना असर था? अलीशर भाई, सबसे पहले आपका, आपकी पूरी टीम और आपका जो मीडिया चैनल है K2 TV, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की वलादत के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, और आज कायद-ए-आज़म का मेरे ख़्याल में 146 ईयर यानी 146 साल पहले उसकी वलादत हुई थी। और कराची में वो पैदा हुए, और उसने एक तवील जद्दोजहद की। एक अच्छा बैरिस्टर, एक अच्छा लॉयर भी था, इंग्लैंड से उसने तालीम हासिल की और कांग्रेस ज्वाइन किया। जिस तरह आपने बताया, बाद में जब उसको एहसास हुआ कि बरसगीर के अंदर दो कौमें रहती हैं, एक मुसलमान, दूसरा जो है वो हिंदू, और मुसलमानों ने वैसे भी एक जद्दोजहद की थी एक अलहदा रियासत के क़याम के लिए, और उस जद्दोजहद का हिस्सा बनते हुए कायद-ए-आज़म ने इस पाकिस्तान, जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसके लिए एक तवील जद्दोजहद की, और पाकिस्तान जो है मारज़ वजूद में आया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अपने जो गलतियां या चपकलिश, जो भी आप समझे, कि 1971 में इसके दो टुकड़े हुए। एक जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना, आज मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, और ये एक इस्लामी रियासत है, और ये इस्लाम के नाम पे वजूद में आने वाली रियासत है। और इसने इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए इसके अंदर एक जो है ना जद्दोजहद पाई जाती है। यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के उलमाए कराम हैं, यहाँ के दानिश्वर हैं, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बड़ी जद्दोजहद करते हैं मुसलमानों के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए, और करना भी चाहिए।
जहाँ तक कायद अज़म का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान बनने के बाद 2 साल के बाद, मेरे ख़्याल में 1948 या 1 साल के बाद कायद अज़म की वफ़ात हुई, तो ये एक सिलसिला चलता रहा। अब इसका जो ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में एक शऊर उजागर हुआ। जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, उस वक़्त इतनी मेरे ख़्याल में जो आजकल सोशल मीडिया है या मीडिया का ज़माना है या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसी तरह के वो हालात नहीं थे। बहुत दुश्वार गुज़ार एरिया, बड़े लंबे चौड़े पहाड़, नैरो माउंटेन वैलीज़ के अंदर रहने वाले लोग, अब वहाँ तक पैगाम पहुँचना वाया रेडियो। एक रेडियो हर घर में या मोहल्ले में 1-2 रेडियो हुआ करती थी उस वक़्त। हमने सुना है, देखा तो नहीं है। तो लोग जमा हो के खबरें सुनते थे या पैगाम वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो वहाँ के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, तो उन्होंने डोगरा के ख़िलाफ़ बज़ोर शमशीर, या जिनके पास असला नहीं था, डंडों के ज़रिए से, कुल्हाड़ियों के ज़रिए से, तलवारों के ज़रिए से या असले के ज़रिए से, गिलगित बल्तिस्तान जो 28,000 मुरब्बा मील है, 72,000-73,000 किलोमीटर का एरिया, 1947-48 में आज़ाद करवा के पाकिस्तान के साथ उन्होंने इलाक़ किया। लेकिन बदकिस्मती से उसके समरात आज तक हमें मिले नहीं हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 2 कौमी नज़रिया पेश किया था और जिसकी बुनियाद पे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने लब्बैक करते हुए मुमलिकत पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया गैर मशरूत अंदाज से, लेकिन उस इल्हाक़ और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रियासत के हवाले से जो पेश करदा मफ़हूम था, उस पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो अशरफ सदा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, अदब से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं कि जो बल्तिस्तान, गिलगित और इन तीनों डिवीज़न्स की जो आज़ादी की जो जदोजहद थी, उस आज़ादी की जदोजहद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिया रहनुमाई फ़राहम कर रहा था? वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद थी, उससे मुतासिर होकर इस जदोजहद का आगाज़ किया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीशेर साहब, आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का अज़हद शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अहले वतन को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो यौम पैदाइश है, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके सवाल पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली जाफ़रुल्लाह ख़ान साहब ने। मैं भी उन्हीं को उनसे इत्तेफाक करते हुए 2-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जो तक़सीम हिंद का फ़ार्मूला था, मैं आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान उस फार्मूले के तहत आज़ाद नहीं हुआ। सही, ठीक है जी। मेरा गुमान है कि शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये इल्म हो या ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान भी एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ पर डोगरा राज मुसल्लत है और वहाँ की 100% आबादी जो है मुसलमानों पर मुश्तमिल है। जिस तरह भाई ने कहा कि तहरीक पाकिस्तान जब चल रहा था, तो उस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन तक रसाई के लिए सबसे जो मौसर जो टूल था वो रेडियो था। तो हमारे लोग रेडियो के ज़रिए तहरीक पाकिस्तान के अमल में रूहानी तौर पर शामिल ज़रूर थे, लेकिन जो फार्मूला बनाया गया जिसमें जहाँ हिंदू अक्सरियत होंगे वो हिंदुस्तान के होंगे, जहाँ मुसलमान अक्सरियत होगी वो मुसलमान होंगे, उस फार्मूले के तहत गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह जाफ़रुल्लाह साहब ने कहा, वहाँ एक इस क़याम पाकिस्तान का जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट पड़ा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वहाँ के हुर्रियत पसंदों के अंदर, तो उन्होंने भी एक बगावत का ऐलान किया डोगरा के ख़िलाफ़ और एक तवील और नामुमकिन जंग लड़के उस खत्ते को आज़ाद किया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके हवाले से मेरे भाई ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। आज हम बात करेंगे कि देखें, मुझे एक शेर याद आ रहा है। आपने मेरा ताल्लुक़ एक अदबी फ़र्द की हैसियत से किया, क्यों मैं क्लेम तो नहीं करता हूँ, आपकी बड़ी नवाजिश। आज जो पाकिस्तान जिस हाल से गुज़र रहा है या गिलगित बल्तिस्तान जिस हाल से गुज़र रहा है, उसमें देखें काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। मुझे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शिद्दत से याद आते हैं जब मैं गुजरात के अंदर मोदी जैसे फ़ाशिस्ट
اور جو ایک آمرانہ اور ایک جو ایک انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والا ایک ہندو حکمران کے ہاتھوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کٹتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں اور میں ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اب قائد اعظم انگلش میں سپیچز کرتے تھے, ان کی اردو بہت کمزور تھی. اس کے باوجود جو ان کے جلسے میں لوگ ہوتے تھے, ان کا جذبہ اور ان کا جوش اور ان کا اعتماد قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر آج بھی آپ دیکھیں وہ کلپس موجود ہیں تو حیران رہتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ انہیں علم تھا کہ میرا لیڈر جھوٹا نہیں ہے, میرے لیڈر کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے, میرا لیڈر کہتا کچھ اور کرتا کچھ نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی ایک ایمانداری کی, میرٹ کی اور ایک دلیری کی ایک اعلیٰ وہ مثال تھے. آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر, آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو معاشی حالات اس وقت جو چل رہے ہیں اس میں جو شاخرچیاں ہماری ہے, میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں, ملک کے دیگر صوبوں میں جو حالات ہیں وہ آپ یہاں پہ فیڈرل میں رہتے ہیں, آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے. یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب کابینہ میٹنگ بلاتے تھے تو چائے تک کے جو خرچے تھے وہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ ایک اس طرح کی میٹنگ میں ساتھ تھی, تو جب وہ بل آیا اس میٹنگ کا تو اس میں انہوں نے مائنس کروایا فاطمہ جناح نے جو چائے اور پیٹس کھائے تھے یا جو سینڈوچ کھایا تھا. تو وہ اس قائد کے بنائے ہوئے پاکستان میں آج آپ دیکھیں کہ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو غیروں سے قرض لے کر وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے منسٹرز, ہماری بیوروکریسی, ہمارا ہر صاحب اختیار جن ملکوں سے قرض لے کر جس طرز پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان ملک کے پارلیمنٹیرین سے, ان ملک کے بیوروکریسی اس قدر جو ہے نا جی, یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس نصب العین سے ہٹ کے. جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اپنا شیر بھائی, دیکھیں آج اگر ہم نے اس ملک کے بااختیار لوگوں نے, دیکھیں قائد اعظم کا دن مناتے ہم 146 سالوں سے منا رہے ہیں, کیک کاٹا جائے گا کچھ دیر میں, ٹھیک ہے جی, لیکن ہم اسی دائرے کے سفر میں, آپ نے جس طرح مجھے ادبی بندہ کہا تو میں یہ آپ کو ہائیکو سنا دوں کہ ہم کو درپیش ہے دائروں کا سفر, دائروں کا سفر ختم ہوتا نہیں, چل میرے ساتھ چل 2 قدم ہی صحیح پھر عدم ہی صحیح. آپ کے لہجے میں جو درد ہے, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جذبات میں بھی آ رہے ہیں, آپ کے چہرے اور آپ کی آنکھوں سے بھی نمایاں ہو رہا ہے. گفتگو کا یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. احوال گلگت بلتستان کی آج کی اس بیٹھک میں باشندگان گلگت بلتستان قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے آج کے جنم دن میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ عقیدتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے آج جنم دن کے موقع پر احوال گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, وہاں کے جو سیاسی شخصیات ہیں, ان کے افکار اور ان کی جو وابستگی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ, آج انہی عقیدت پہ یہ بیٹھک سجائی گئی ہے. سمیع صاحب, آپ چونکہ قانون کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, قانون دان بھی ہیں, محمد علی جناح بھی قانون دان تھے. آج کے دور کے اس تناظر میں جو قانون سے وابستہ رکھنے والے جو طلباء ہیں, جو قانون دان ہیں, کیا وہ ان افکار کی بنیاد پہ قانون کو لے کے چاہ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہیں کہ نہیں ہے, آج کا پاکستان بھی, آج کا سماج بھی, آج کی معیشیت بھی, آج کا قانون بھی ان افکار پہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محمد علی جناح قائد اعظم جو کہ بانی پاکستان ہے,
मोहसिन पाकिस्तान है, उसकी पैदाइश पे हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे एक आफाकी शख्सियत थे, वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के शख्सियत नहीं थे, उसको पूरी दुनिया में उसकी सलाहियतों का लोहा माना जाता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली तौर पर वो सारे काम किए हैं जो किसी कौम को आज करने चाहिए, और हर शोबे ज़िंदगी के लिए अपने उसूल वाज़े किए हैं। वो चाहे सियासत हो, हुकूमत हो, सहाफ़त हो या कानून हो या दिगर जितने शोबे ज़िंदगी हैं, उन सब के लिए ऐसे रहनुमा उसूल छोड़े हैं। अगर हम उन उसूलों के ऊपर कारबंद हो के चलते, ये कौम उन उसूलों के ऊपर चलती। सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बुनियादी उसूल इस कौम के लिए दे दिया, तय किया, वो इत्तेहाद, यकीन और तंजीम था। और तमाम जितने शोबे हैं इस उसूल के गिर्द घूमते हैं, वो चाहे कानून हो, सहाफ़त हो, हुकूमत हो या सियासत हो। अगर हम इसको गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में देखें, चूँकि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, एक वहाँ आइनी क्राइसिस मौजूद है, उसको उस तनाजुर में देखें तो हम अगर इन तीनों उसूलों के ऊपर कारबंद रहें तो जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तहरीक के ज़रिए मुल्क हासिल किया था, हम भी उन उसूलों पे कारफरमा रह के चल के हम अपने वो तमाम हुकूक हासिल कर सकते हैं जो 70-75 सालों से हमें नहीं मिले। आइन की बालादस्ती ही से मुल्क खुशहाली की जी, तरफ जा बिल्कुल ऐसा सकता है, है। बिल्कुल ऐसा है। रियासत और बाशिंदगान के बिल्कुल बीच ऐसा में है। मुश्तरक मफादात बिल्कुल को ऐसा है। डेवलप किया जा सकता बिल्कुल है। ऐसा है। मुजाहिद फारूक साहब, शोबा सहाफ़त से आपकी वाबस्तगी है, आपका पिछले 3 दिहाइयों से आप सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं। आज का पाकिस्तान, आज का गिलगित बल्तिस्तान, क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुनहरी उसूलों के मुताबिक उन पे कार फरमा है, या हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन अफ़कार को और उन जदोजहद को हमने यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया या हमने भुला दिया उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली शेर साहब, सबसे पहले तो यौम वलादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिहाज से हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और जो सवाल आपका है, इस पे तो बड़ी सैरासल गुफ्तगू हो सकती है। मतलब हम घंटों सभी बैठ के उनकी इन अफ़कार को पे भी हम बात करें तो मेरा ख्याल टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 2 कौमी नज़रिया पेश किया, उनके साथ अल्लामा इकबाल और भी बहुत सारी हस्तियाँ सब कॉन्टिनेंट की मौजूद थीं, जिनके साथ मिलकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 कौमी नज़रिया 2 कौमों के लिए जो पेश किया था, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत से जय्यद हस्तियाँ, बहुत से जय्यद उलेमा और बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इस 2 कौमी नज़रिए के भी ख़िलाफ़ थे। उस वक्त वो ये समझते थे कि अगर हम 2 कौमें यहीं पे रहें तो शायद ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। मैं उनमें से कुछ के नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मतलब बहुत सारी हस्तियाँ के नाम तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं और तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं उनके किस्सों से। सही। लेकिन ये नहीं कि वो बुरे थे या वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं, पाकिस्तान का बनना उनको लिए बहुत बुरा था, लेकिन उनका एक अपना नज़रिया था। एक अपना नज़रिया था। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये नज़रिया पेश किया तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि हमें एक ऐसी तजर्बा गाह चाहिए, हमें एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहिए जहाँ हम इस्लामी असूलों को आज़मा सकें और वहाँ पे इस्लामी असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकें। और मेरे इन एडवोकेट भाई ने भी ये बात की थी कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात की। ये तो किसी भी कौम का जब असासा बन जाए तो कोई भी कौम हो ही नहीं सकता वो तरक्की ना कर पाए। सही। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद फेथ और तंजीम की ही बात पे अगर अमल पैरा हों पाकिस्तानी और पाकिस्तान के इदारे, हमारे जो मुल्की इदारे हैं और हमारे जो सियासी किरदार हैं, न सिर्फ सियासी और मुल्की इदारों की बात की जाए, हर वो फ़र्द जो पाकिस्तानियत की टैग रखता है, अगर वो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को अपना नस्बुल ऐन बना ले तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान कायद के रोशन उसूलों की बुनियाद पे दुनिया में उभर कर सामने आए और दुनिया में अपना आप मनवा सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बढ़ते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बाशिंदगान गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से बानी पाकिस्तान के साथ जो अकीदत का इजहार है, जिस अंदाज से उसका इजहार किया जा रहा है, ये बड़ा दीदनी है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जाफरुल्लाह साहब, आज की इस गुफ्तगू में जो चीज़ सामने आ रही वो ये कि हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के रोशन उसूलों से मुनहरिफ हो गए, हमने उनके अफकार को भुला दिया। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की जो बात हो रही है, आज हम उस पर भी कारफरमा नहीं है। तो क्या हल है? क्या हम वापस उन रोशन उसूलों की तरफ जा सकते हैं? उन अफकार को हम अपना सकते हैं? जी बिल्कुल। अल्लामा इकबाल जो मुफक्किर पाकिस्तान था, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। देखिए ना, ये कितना प्यारा एक खूबसूरत शेर उस वक़्त मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया था कि ये देखो ना, अफराद से ही मुल्कें बनती हैं। मुल्क देखो, ये एक सरहदी इलाका है, टेरिटरी है जी, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एक मुल्क होगा, जिसके अंदर तकरीबन 22-23 करोड़ अवाम है इस वक्त। अगर हम में से हर बंदा अपने जो हिस्से का शम्मा जलाए, रोशन करे और बुराइयों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करे, और जो लाकानूनियत है, जो गुर्बत है, जहालत है, वसाइल के गैर मुनसिफाना जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, या अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था। देखो ना, 2 कौमी नज़रिया, यानी हम मुसलमान काफिरों के साथ या हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते हैं। एक जुदागाना मुल्क उस वक़्त बनाया गया, आज से 75 साल पहले। लेकिन उसके समरात आज तक मिले क्यों नहीं, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारे कामरीन हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी यूथ है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल बैठ के ना एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी समझो, या चार्टर ऑफ इकानमी, जो इस वक्त जो मुल्की हालात है, इस वक्त हमारी इकानमी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात हैं। फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है कोलिशन हुकूमत ने इसको थोड़े बचा के रखा है। तो हम सबको मिल के अपने हिस्से का शम्मा जला के इस मुल्क को रोशन करना है। यानी हर बुराई के ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद करनी है, उस बुराई को मिटाना है, उस बुराई को ख़त्म करना है, और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसके जो है उस नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करना है। रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तानियत की बका के लिए हम जी, सब ने एक पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के अवाम के जो है मुश्किलात को दूर करने के लिए, खुशहाली के लिए हम सब ने मिल के जद्दोजहद करनी है। जब करेंगे तब ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज जो है ना, खतरा बहुत ज़्यादा। सही। अशरफ सजा साहब, मसाइल की भी बात होगी, कायद के अफकार से रूगर्दानी पे भी बात होगी, ये हमारा एक अलमिया है। क्या समझते हैं कि हल है, वे आउट है? जी बिल्कुल वे आउट है जी, क्यों नहीं है। अगर आप देखें दुनिया के जितने कामयाब ममालिक हैं आज, उनकी तारीख़ को अगर आप देखें कि वो भी अपने तारीख़ के किसी न किसी अदवार में उनके भी हालात आज के पाकिस्तान के जैसे थे। लेकिन हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारी जो सियासी रजीम है, मैं बार दिगर आपको कहूँगा कि उनके अंदर मुल्क जो जिस संजीदगी का आपसे तकाजा कर रही है, मुल्क जिन हालात में है, उन हालात को उसका इदराक रख के उस पे सब मिल के कोई हल निकालने की इनके अंदर वो सलाहियत हमने गुज़श्ता 4-5 सालों में बहुत कम देखा। आज आप देखें, आपके माशी हालात तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, इस पे रोज़ आप देखें कोई नेगेटिव ख़बरें ही आ रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान कायम दायम रहे और कभी डिफ़ॉल्ट ना करे, और नहीं करेगा। आइन की बालादस्ती ही पे पाकिस्तान की बुका है, पाकिस्तान की खुशहाली है। सही। कानून की बालादस्ती अली शेर साहब, यही पाकिस्तानी, यही बड़े बड़े लोग जब पाकिस्तान के बाहर उन मुल्कों में जाते हैं जहाँ कानून एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अलिफ होके चलते हैं वहाँ पर, और यहाँ आके वो क्यों कानून को वायलेट करते हैं। यहाँ माइट इज़ राइट की थ्योरी ख़त्म होना पड़ेगा, और आपकी वो मेजॉरिटी जिसके हुकूक के ऊपर चंद बासर तबकात जो है जी वो मुसल्लत है। सही। आपके जो वसाइल हैं इसके ऊपर बराबर रसाई होनी चाहिए मुल्क के हर शहरी को, तब आपका मुल्क कायम रहेगा, आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। अब वक्त आ गया है, मैं ये समझता हूँ
کہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے آلریڈی، جو دستور ہے، جو آئین ہے، وہ اس کی کتابوں سے بالادستی نکل کو کے یقینی بنایا جائے۔ وہ بہت شکریہ گراؤنڈ اشرف پہ آ صدا جائے۔ صاحب، جی بہت شکریہ۔ چونکہ وقت کی کمی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی بیٹھک احوال گلگت بلتستان۔ اس بیٹھک میں آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے جنم دن پہ ان کے ساتھ باشندگان گلگت بلتستان نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا اور ان کے افکار کی بنیاد پہ اس بات پہ اہمیت دی کہ قائد کے جو روشن اصول انہوں نے اس ملک کے سیاست کے لیے، اس ملک کے پارلیمانی نظام کے لیے، اس ملک کی معیشت اور سماج کے لیے جو انہوں نے پیش کیے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونے سے ہی پاکستان کی خوشحالی لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان کی بقا، پاکستانی عوام کی خوشحالی اور پاکستان کا دنیا میں جداگانہ ایک منفرد جو مقام ہے اس کو کی یقینی کے لیے قائد کے افکار پہ عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو اب سبھی دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آئیں آج عظیم قائد کے جنم دن کے موقع پہ کیک کاٹتے ہیں۔ سب بھائی آ جائیں۔